चमत्कारी बच्चों, कैसे हैं भाई सब लोग? बढ़िया। चलिए, सो आई एम योर विक्रम सर अगेन इन फ्रंट ऑफ यू एंड वेलकम टू मास्टर क्लास। आज हम लोग क्लास 11th में टॉपिक करने वाले हैं, अगेन आगे बढ़ाने वाले, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर में हम लोग बेसिकली एक डेरिवेशन करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर का। और वो जो डेरिवेशन है वो क्या है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं बेसिकली जो हीट फ्लो को इफेक्ट करते हैं जब हीट स्टडी स्टेट में होती है। किसी स्टेट में होती है? स्टडी स्टेट। तो सबसे पहले तो एक हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट फ्लो इन स्टडी स्टेट। तो ये डेरिवेशन है, ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा डेरिवेशन है। ओके, सो दिस इज व्हाट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हीट फ्लो इन स्टडी। सबसे पहले तो ये पता चले कि बेसिकली स्टडी स्टेट किस स्टेट को बोला जाता है। अगर हम ये बोले कि स्टडी स्टेट किस चीज को बोला जाता है, अगर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की हम लोग बात करें तो स्टडी स्टेट बेसिकली किसी भी बॉडी की अंडर द सर्कमस्टांसेस व्हेन द हीट इज फ्लोइंग इन दैट, है ना, जब हीट फ्लो हो रही है तो दो स्टेट हो सकती है। पहली स्टेट जो हो सकती है वो हो सकती है वेरिएबल स्टेट, और सेकंड वन हो सकती है स्टडी स्टेट। सो इस तरीके से अगर हम बात करें तो देयर आर टू स्टेट्स ऑफ हीट, वेरिएबल स्टेट एंड द स्टडी स्टेट ऑफ हीट। तो सबसे पहले तो चर्चा कर लेते हैं कि सर वेरिएबल स्टेट क्या होती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरिएबल स्टेट। So let us suppose first case I am taking variable state. I am taking variable state. एक rod ले ली, है ना? Just consider a rod here, something like this. Okay. And what is happening now? Number of molecules will be there. हाँ सर होंगे, और क्योंकि एक metal rod है, let us say this is a metal rod, good conductor of heat, metal rod, good conductor of heat. तो molecules क्या motion करेंगे? क्या किसी रॉड के या मेटल के मॉलिक्यूल्स मोशन करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वाइब्रेशन करते हैं? हाँ, कर पाएंगे अपनी जगह पर, है ना। उनका टू एंड फ्रो मोशन होगा। तो अगर इन मॉलिक्यूल्स का टू एंड फ्रो मोशन होगा, और वो कब होगा जब सर हीट दी जाएगी। तो लेट अस से आई एम गिविंग हीट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, है ना, बर्नर के इस पॉइंट पे हीट दी जा रही है। क्या दी जा रही है? हीट दी जा रही है। तो हीट देने से इस रॉड के दोनों एंड पर टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा, लेट अस से T1 एंड T2, एंड T1 इज ग्रेटर देन T2, देन डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, द हीट विल फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड। T1 से T2 की तरफ हीट फ्लो होगी। और हमें पता है कि हीट फ्लो क्यों होती है? हीट फ्लो होती है वाइब्रेशंस के कारण, और वाइब्रेशंस होते हैं मॉलिक्यूल्स के, है ना। लाइक वाइब्रेशंस, है ना। सपोज कीजिए मैं मॉलिक्यूल हूं, रिजिड हूं अपनी जगह पे, इस तरीके से मोशन नहीं कर सकता, वाइब्रेट कर सकता हूं। और वो कब करूंगा? जब मुझे एनर्जी मिलेगी एक्सटर्नल। वो एनर्जी कैसे मिलेगी? जब मुझे एक्सटर्नल हीट कोई सप्लाई करेगा, हीट मिलेगी, है ना, एक्सटर्नल हीट मिलेगी। तो मिल रही है साहब, मैंने मोशन करना है, वाइब्रेशन करना चालू किया। अब ये वाइब्रेशन जब हो रहा है तो मेरे बाजू में दूसरा भी मॉलिक्यूल है, उसको ठुमका लगेगा भाई साहब, उसको ठुमका लगेगा, वो भी मोशन वाइब्रेशन करना चालू करे। इस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है ड्यू टू वाइब्रेशन। तो यहां से ये बात समझ में आती है कि किसका वाइब्रेशन ज्यादा, जितना ज्यादा वाइब्रेशन उतना ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा। जहां हीट दी जाती है, जिस पॉइंट पे हीट जाती है, वहां पे वाइब्रेशन ज्यादा होता है मॉलिक्यूल का, क्योंकि वहां पे फिर हीट ज्यादा होती है। तो हम बोल सकते हैं जहां वाइब्रेशन ज्यादा वहां टेम्परेचर ज्यादा। इसलिए दैट्स व्हाई द पॉइंट वेयर इट इज दिस एंड ऑफ रॉड इज गेटिंग टेम्परेचर T1, so molecule at this point will definitely have the more vibration, and the vibration will actually giving the vibration or giving the energy or passing the energy to the nearby molecule, and that is why the heat flow is taking place. That we know that, हमें पता है। बट ये सोचिए कि अभी हीट दी है, वाइब्रेशन जो है वो होना स्टार्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कि हर एक मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन जो होगा वो अलग अलग होगा, और अलग अलग भी होगा, और वो वेरी कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो वाइब्रेशंस आर वेरिंग, molecules vibrations are varying, and this state when the heat flow is taking place at the time when the vibrations is also varying, है ना, vibrations are also varying,
So this type of variable vibrations and due to that flow of heat is known as वेरिएबल स्टेट, है ना। इसके कारण इसे वेरिएबल स्टेट बोला जाता है। आए सेकेंड चीज, स्टेडी स्टेट क्या हो गई। स्टेडी स्टेट क्या हो गई, इसी को समझें। इसी पे स्टेडी स्टेट क्या हो गई भाई साहब, टाइम हो गया है सर्टेन टाइम, आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ समय बाद की कहानी। आफ्टर सर्टेन टाइम व्हाट विल हैपन, हीट, यू आर कंटिन्यूअसली गिविंग हीट टू दिस पर्टिकुलर रॉड, व्हाट विल हैपन, द basically the molecule will vibrate up to its maximum level, up to its maximum natural frequency. This molecule will vibrate up to its maximum natural frequency, maximum level. Each of the molecule throughout the body will vibrate to its maximum natural frequency. Now the body will not get any more energy. That is what, no, you are supplying energy, you are giving heat, you are providing thermal energy, we are giving thermal energy continuously. So what, you give it. Now if these molecules will attain their maximum energy level, maximum vibrational energy, natural frequency, they will achieve, they will start vibrating on that, वो चालू कर देंगे उस पे। तो क्या होगा, उसके बाद में आप कितनी भी हीट देते जाइए भाई साहब, आप कितनी भी हीट देते जाइए, आप कितनी भी हीट देते जाइए, आपको कोई भी सिग्निफिकेंट, नो सिग्निफिकेंट change in temperature will be there. Change in temperature, no significant change in temperature will be there in the body. It means that the body has attained its maximum level of vibration, है ना। तो इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि सिग्निफिकेंट कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये हो कि आप जो हीट दे रहे हैं वो हीट बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। बॉडी इज नॉट एक्सेप्टिंग हीट नाउ, हीट, बॉडी इज नॉट एक्सेप्टिंग इट। तो जब बॉडी हीट एक्सेप्ट करना बंद कर देगी, जितना मैक्सिमम लेवल अटेन करना था कर चुके हैं, कोई सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलेगा, ऐसी स्टेट को स्टेडी स्टेट बोला जाता है। इसी की हम लोग बात कर रहे हैं। यही हमारा टॉपिक है कि कैसे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हीट फ्लो को इफेक्ट करेंगे जब वो बॉडी किस कंडीशन में होगी, स्टेडी स्टेट में। तो आइए देखें डेरिवेशन, आ जाइए। चलिए फटाफट। सो अगेन इसके लिए कंसीडर करते हैं कंडक्टिंग रॉड, बहुत बढ़िया मजेदार। सो ये हमारी कंडक्टिंग रॉड है इस तरीके से, दिस इज आवर कंडक्टिंग रॉड। इसकी लेंथ क्या है, द लेंथ इज एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए, एंड इसको हीट दी जा रही है। तो लेटेस्ट से इसका टेम्परेचर T1 यहां है, इसका टेम्परेचर T2 यहां है, और कंडीशन ये है कि T1 इज ग्रेटर देन T2। तो हमें पता है कि हीट कहां से कहां फ्लो होगी भाई साहब, हीट फ्लो होगी T1 से T2 की तरफ, हीट फ्लो होगी T1 से T2 की तरफ। बहुत अच्छी बात है। और माना कि जो हीट दी वो हमने दी टाइम टी के लिए, अच्छी बात है, सर्टेन टाइम के लिए आती। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं जो हीट फ्लो है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्यों सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया क्यों होगा, क्योंकि जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा, उतना ज्यादा आसानी से हीट फ्लो होगी, है ना। चलिए ओके, नेक्स्ट, हीट फ्लो विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। ओके सर, व्हाई टेम्परेचर डिफरेंस obviously for heat flow temperature difference is required, and in this case T1 is greater than T2. So heat flow is very much for heat flow temperature difference is very much required, T1 is at greater temperature, T2 is lower temperature, so heat will flow from T1 to T2, so there is a temperature difference and because of the heat is flowing। अरे हाँ सर, हीट उसी के कारण फ्लो हो रही है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है, तो हीट जो होगी that will be directly proportional to temperature difference। Next, heat will be directly proportional to time, why sir, जितने ज्यादा टाइम के लिए आप हीट दोगे बॉडी को, है ना, थ्रू एनी एक्सटर्नल सोर्स, सो व्हाट विल हैपन, द हीट विल टेक मोर टाइम,
है ना, इट विल टेक मोर टाइम टू गेट सेटअप वेल इन दैट पर्टिकुलर बॉडी। जितना ज्यादा समय के लिए अगर वो फ्लो करेगी, उतना ज्यादा समय के लिए वो सेट हो पाएगी, आसानी से एक एंड से दूसरे एंड तक जा पाएगी, पूरे तरीके से जा पाएगी, है ना। तो टाइम इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एंड नेक्स्ट वन, हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये क्या माजरा है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ? हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आए इस बात पे, रेजिस्टेंस और करंट, रेजिस्टेंस और करंट, हीट फ्लो करने का काम करती है। हम जब थर्मल स्टडी करते हैं, थर्मल एनालिसिस करते हैं बॉडी में, तब हम बात करते हैं हीट फ्लो का। और जब हम इलेक्ट्रिकल एनालिसिस करते हैं, वहां पे हम डिस्कस करते हैं करंट का। तो जो काम यहां हीट कर रही है, वही काम इलेक्ट्रिकल में करंट करता है। वहां पर करंट को रोकने के लिए कौन काम करता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। नहीं आया सर समझ? देखो जल्दी, अगर मैं देखो किस तरीके से रिलेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल ये इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग बात करें तो हमें पता ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर एंड V बाय R इज इक्वल टू I। इट मीन्स द रेजिस्टेंस एंड करंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। सेम चीज इन थर्मल। What happened? Similarly, in place of current, you will get heat, that is Q, and here there is a electrical resistance, so here is thermal resistance, and that is inversely proportional. Both are inversely proportional, है ना? Both are inversely proportional. Thermal resistance. Similarly, as the resistance in case of electrical या इलेक्ट्रिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर लेंथ बढ़ेगी, ठीक उसी तरीके से थर्मल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा अगर लेंथ बढ़ेगी। बात समझ में आई? इसी तरीके से दोनों रिलेटेड है, तो यहां से समझ में आया थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है। जब बॉडी रहती है, द बॉडी एक्चुअली ऑफर्स, that particular conducting body offers the resistance in the flow of heat, that is called thermal resistance, है ना। We will discuss in the later next videos what is thermal resistance and lots of terms related to thermal analysis. Okay, so now here we can understand as the thermal resistance is increasing because length is increasing, है ना। It means here in case if the resistance will increase, then heat will get down, heat will reduce, and so that we can say that heat and length both are inversely proportional. If these two things are equal, so I can replace this R by L. So 1 by L is equal to Q. 1 by L is equal to Q. The length will increase, then what will decrease, bachcha? Heat will decrease. So this case, say this is equation third, this is equation second, Ayya Rama, fourth, third, second, first. Now combining these equations, what you will get? Q is directly proportional to A T1 minus T2 into time T divided by L. This is what you will get, है ना? A T T T T T this. Now proportionality sign is there. हटाओ इसको, एक कांस्टेंट मिलेगा। हमें तो बचपन से पता है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चा? हमें कांस्टेंट मिलता है। दिस कांस्टेंट के इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। समझ में है? कोएफिशिएंट ऑफ thermal conductivity. So this is the coefficient of thermal conductivity. आ जाए। Now what we can write it once again, है ना। किस तरीके से इसे लिख सकते हैं देखें, just once again. What will be the value of K from here? K is equal to QL upon A T1 minus T2 into T. सही लिखा मास्टर ने, गलत तो नहीं कर दिया? QL A by this one, सही लिखा, एकदम सही लिखा, बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया, वाह। सो दिस इज
व्हाट इज द सीजीएस यूनिट? अगर अपन यूनिट की बात करें, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट? बेसिकली व्हाट इज द सीजीएस यूनिट? So for heat, what is the CGS unit for heat? It is calorie, है ना? And for it is length, we can write in centimeter. Okay. For area, it is centimeter square. For temperature difference, so ultimately it is temperature. So temperature we can write in Kelvin, है ना? And this is what? Time. So time will be in second. Time will be in second. Obviously बात है ना? अरे हाँ की ना? Yes sir. Time will be in second. So you will get calorie, centimeter inverse, Kelvin inverse, second inverse. So basically this is the CGS unit of coefficient of thermal conductivity. इसकी CGS unit है. वहीं अगर SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट, तो SI यूनिट क्या हो जाएगी? SI यूनिट ऑफ हीट इज व्हाट? हीट इज व्हाट? जूल. जूली नहीं, जूल. लेंथ के लिए मीटर. लेंथ के लिए मीटर. ओके. हियर एरिया मीटर स्क्वायर. टेम्परेचर अगेन केल्विन एंड टाइम विल बी इन सेकेंड. इसने इसको काट दिया, है ना? तो हमें क्या मिलेगा? जूली, दैट इज डिनोटेड बाय जूल. मीटर इनवर्स, हियर आल्सो मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर, एंड केल्विन इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स. ओके. सो दिस इज द फॉर्मूला. This is the formula of coefficient of thermal conductivity in SI unit, है ना? Basically this is SI unit. Now take out the dimensional formula. अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला. मूला खाते हो आप लोग? मूला नहीं सर, गैस बन जाती है उससे पेट में, नहीं खाते हम लोग. ऐसा खाना चाहिए. ओके. डायमेंशनल फॉर्मूला हियर, फ्रॉम हियर. यस, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर हीट Q. व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर हीट? इट इज mL2T-2. सेम वही रहेगा जो एनर्जी का है, सेम रहेगा जो वर्क का है ना? लेंथ के लिए इट इज इन मीटर, सो इट इज डिनोटेड बाय L. Here it is area is denoted by L square. Here temperature difference, it is denoted by K, and here it is time, it is denoted by T. Time is denoted by T. So from here L ने L को मार दिया, और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ML. So L2 will be here. Yes sir, L2 will be here. एंड दिस इज T-2. ये T ऊपर गया, इसी के साथ -1 होके इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या हम लिख सकते हैं? T-1. एंड दिस K इज ऑल्सो हियर, सो कैन आई से K इनवर्स? सो कैन आई राइट इट लाइक दिस? ML2 T-1 K-1. यस सर, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. यस सर, है ना? ओके. सो कोएफिशिएंट ऑफ, दिस इज बेसिकली द होल डेरिवेशन. वेरी easy derivation, small derivation, है ना? We have studied. And now there are something more in this. Suppose there is a metal, no? Metal, it is a good conductor. For metal, the coefficient of thermal conductivity is more. For metal, the coefficient of thermal conductivity is more. It is large. It is for good conductor of heat, because you know that metal is a good conductor of heat. For good conductor of heat, K will be large. It will be very large. Okay. Now, more thing on that. If I will talk about, suppose iron is here. No, for iron, its value is 406, and for aluminium, its value is 205. So these are the two values generally, है ना? More values of K are there for different metals, for different good conductors of heat, है ना? There are different values of coefficient of thermal conductivity, है ना? So guys, आज जो टॉपिक लिया बहुत इजी टॉपिक था. आई होप, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना? अब इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और भी दूसरे टॉपिक्स करेंगे. मैं चाहता हूं और ये कि
जो वीडियो है उसका थोड़ा टाइम और बढ़ा दिया जाए और दूसरे भी टॉपिक्स में एक ही क्लास में कवर करूं। आई होप आई विल गेट इट एंड आई विल डू इट, है ना। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पढ़ाई करें। ओके, बाय, गुड बाय एवरीवन।